स्वागत है दोस्तों। आज हम सभी इस वीडियो में 10 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, 6 महत्वपूर्ण कथन और 8 उपन्यासों के लेखकों के नाम, पात्रों के नाम और उनके प्रकाशन वर्ष के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में ये खास बात है। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, किस हिंदी कवि को हिंदी का बायरन माना जाता है? किस कवि को हिंदी का बायरन कहा जाता है? ऑप्शन है रामेश्वर शुक्ल अंचल, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, भगवती चरण वर्मा। तो इसका जो सही उत्तर है मित्रों वह है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन को हिंदी का बायरन माना जाता है। आप इसे बहुत ध्यान से याद रखिए क्योंकि आपकी जो टीजीटी, पीजीटी, 10+2, 6+2 ये सारे जो भी सिलेबस हैं उन सब में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हिंदी का बायरन किसे माना जाता है? हरिवंश राय बच्चन को। अब लगे हाथ हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं को देख लेते हैं कि इनकी रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत। इन 4 और 5 जो रचनाएं हैं इन सबको याद रखिए, इतने ही काफ़ी हो जाएंगी। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत। अगला प्रश्न है, दिनकर रचित उर्वशी जो 1961 ईस्वी में लिखी गई। आपको ध्यान रखना है कि दिनकर की जो उर्वशी है वो 1961 ईस्वी में लिखी गई। ये किस विधा की रचना है? ऑप्शन है चंपू काव्य, मुक्तक, खंड काव्य और महाकाव्य। तो इसका जो सही उत्तर है वह है खंड काव्य। दिनकर जी ने जो उर्वशी 1961 में लिखी वह खंड काव्य है। मैंने इसीलिए पिछले वीडियोस में भी आप लोगों से कहा है कि जिस रचना का जिक्र आप देखिए उसकी विधा के बारे में भी जरूर जान लीजिए कि वह किस विधा की रचना है। तो ये खंड काव्य है। अब दिनकर के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि दिनकर जी को समय का सूर्य और अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि समय का सूर्य किस कवि को कहा जाता है या अधैर्य का कवि किसका उपनाम है, किसका साहित्यिक नाम है? तो वो दिनकर जी का है। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, साकेत को जीवनवादी काव्य किस आलोचक ने कहा है? इसका सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने मैथिली शरण गुप्त जी की जो साकेत रचना है उसे जीवनवादी काव्य कहा है। यहाँ से आपके 2-3 पॉइंट्स तैयार होंगे। पहला कि साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। और उसे जीवनवादी काव्य किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है नंदुलारे वाजपेयी। नंदुलारे वाजपेयी जी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। तो आप इसे सारे प्रश्नों को आप ध्यान में रखेंगे तो परीक्षाओं में आपके लिए बहुत उपयोगी होगा ये। अगला प्रश्न है, किस आलोचक का संबंध शांति निकेतन से है? शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित एक संस्थान है जो कि कलकत्ता में है। किस आलोचक का वहाँ से संबंध रहा है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कई वर्षों तक शांति निकेतन से उनका संपर्क रहा है, वहाँ पर वो रहे हुए हैं। अगला प्रश्न है, गारसा द तासी के हिंदी इतिहास की पुस्तक इस्तवार दला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया? आप सभी जानते होंगे कि हिंदी साहित्य में जो पहली पुस्तक लिखी गई हिंदी साहित्य के इतिहास की वह गारसा द तासी की ही मानी जाती है इन्होंने, लेकिन ये फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। ये भी ध्यान रखना आपको कि इस्तवार दला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी गारसा द तासी की पुस्तक है और यह फ्रेंच भाषा में लिखी गई। इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया, यह प्रश्न है। ऑप्शन है किशोरीलाल गुप्त, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, महीप सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही उत्तर है बी, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तथ्य देख लेते हैं। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने सन 1952 ईस्वी में तासी की पुस्तक, जो ये पुस्तक है इस्तवार दला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, इसका अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया। किसने किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 में हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है,
पद्मावत को ट्रेजिक कृति किसने माना है? पद्मावत को ट्रेजिक कृति किसने माना है? ऑप्शन है विजय देव नारायण शाही, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर है विजय देव नारायण शाही। शाही जी ने जायसी नाम से पुस्तक लिखी हुई है, आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है बुद्ध चरित किसकी रचना है? ऑप्शन है रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद बुद्ध चरित नाम से किया हुआ है। आप इसे ध्यान में रखिएंगे कि ये शुक्ल जी की अनुदित रचना है। और किसका अनुवाद उन्होंने किया है? लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद बुद्ध चरित नाम से। अगला प्रश्न है कामायनी का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष हुआ, यानी कामायनी किस वर्ष प्रकाशित हुई? ऑप्शन है 1932, 1935, 1930, 1940। मित्रों, जो इसका सही उत्तर है वह है 1935। कुछ दिन पहले हमने इसे क्विज के रूप में भी दिया था, तो कुछ लोगों का मानना था कि 1936 में कामायनी का प्रकाशन हुआ, लेकिन उनके लिए हमने डॉक्टर नगेंद्र जी की पुस्तक से यह तथ्य दिया है कि नगेंद्र जी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1935 माना है, तो आपको इसमें भ्रम नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्क्सवादी आधार पर कामायनी की समीक्षा किसने की है? ऑप्शन है रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, शिवदान सिंह चौहान, प्रेमचंद। तो इसका जो सही उत्तर है वह है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध जी ने जयशंकर प्रसाद की कामायनी, जो कि 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई, उसका मार्क्सवादी आधार पर समीक्षा किया हुआ है। अब उस किताब का नाम क्या है? तो मुक्तिबोध ने कामायनी की समीक्षा कामायनी एक पुनर्विचार नाम से की हुई है। तो मुक्तिबोध, ये जब भी प्रश्न में आए कि कामायनी एक पुनर्विचार, ये किसकी पुस्तक है, तो मुक्तिबोध की है। डॉक्टर नगेंद्र जी ने भी कामायनी पर पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक का नाम है कामायनी के अध्ययन की समस्याएं। तो आप ध्यान में रखेंगे, कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध और कामायनी के अध्ययन की समस्याएं डॉक्टर नगेंद्र। अब इस वीडियो के दूसरे पॉइंट पे हम आगे बढ़ते हैं कि जो महत्वपूर्ण कथन की हमने 6 महत्वपूर्ण कथनों की बात की थी। पहला है, शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूं। यह किसका कथन है? डॉक्टर नामवर सिंह का। शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूं, यह नामवर जी का कथन है। दूसरा है, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। बहुत दिलचस्प बात है, यह कथन है बच्चन सिंह का उपन्यास के बारे में। अगला है, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। ये पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध मानस की धर्मभूमि से लिया गया है और यह निबंध उनके चिंतामणि संग्रह में संकलित है। अगला कथन है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र जी ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो कथन हैं, ये पूछे गए हैं परीक्षाओं में, ये फिर पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन्हें ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, धिक जीवन को जो पाता ही आया है विरोध। पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? इसका सही उत्तर है निराला जी के जीवन सत्य की, और यह पंक्ति राम की शक्ति पूजा से उद्धृत है। आगे का पॉइंट है, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, निराला की किस कविता से उद्धृत है? तो ये पंक्ति वरदे वीणा वादनी वरदे, उनकी प्रसिद्ध कविता है, उसी की पंक्ति है, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव। तो ये आपको कथन ध्यान रखने हैं। आगे वीडियो के तीसरे पड़ाव पे हम देखते हैं। हमने बात की थी कि हम महत्वपूर्ण उपन्यासों से जुड़े हुए तथ्य आपको बताएंगे। पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु, जिसे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना हुआ है और इसके उपन्यासकार हैं लाला श्रीनिवास दास। प्रकाशन वर्ष है 1882। इसमें जो महत्वपूर्ण पात्र हैं, मदन मोहन, चुन्नीलाल, बैजनाथ, शंभुदयाल, ब्रजकिशोर, और इसकी जो विषय वस्तु है, मदन मोहन के बिगड़ने और बनने की कहानी, व्यष्टि को माध्यम बनाकर समष्टि को संदेश देने की बेहतर कोशिश।
अगला उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ। इसके उपन्यासकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनका उपनाम है हरिऔध। इसका प्रकाशन वर्ष है 1899। महत्वपूर्ण पात्र देवबाला, देवांगन, रमानाथ, हेमलता आदि। विषय वस्तु समाज की कुरीतियों पर प्रहार किया है उन्होंने इस उपन्यास में। अगला उपन्यास है चित्रलेखा। उपन्यासकार हैं भगवती चरण वर्मा और प्रकाशन वर्ष है 1934। महत्वपूर्ण पात्र बीजगुप्त, कुमारगिर, चाणक्य, चित्रलेखा, रत्नांबर, श्वेतांक, विशालदेव आदि। विषय वस्तु पाप और पुण्य की समस्या पर आधारित उपन्यास। अगला महत्वपूर्ण उपन्यास है गोदान। मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, प्रकाशन वर्ष 1936 है। महत्वपूर्ण पात्र हैं होरी, गोबर, झुनिया, धनिया, सिलिया, गोविंदी, माता दीन, दाता दीन, मालती, मेहता, भोला, खन्ना साहब, राय साहब। विषय वस्तु इसकी है किसान समस्या पर आधारित उपन्यास। पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी कि किसान समस्या पर आधारित प्रेमचंद जी के 2 उपन्यास हैं, प्रेमाश्रम और गोदान। गोदान में किसान समस्या का चरम उत्कर्ष दिखाई पड़ता है। अगला उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, जिसके उपन्यासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। प्रकाशन वर्ष इसका 1946 है। महत्वपूर्ण जो इसके पात्र हैं निपुणिका, जिसे न्यूनिया भी कहा गया है, सुचरिता, महामाया, तुंवर मिलिंद, प्रतिहारेंद्र, भैरवी। इसका विषय वस्तु है ऐतिहासिक यथार्थ की रक्षा के साथ समकालीन यथार्थ का सुंदर योग, नारी मुक्ति की आकांक्षा, समानता, जातीय विषमता का प्रहार, स्वाधीनता के सहस्त्राधिक स्तरों में एकता। अगला उपन्यास है नदी के द्वीप, जो अज्ञेय जी ने लिखा है। इसका प्रकाशन वर्ष 1951 है। महत्वपूर्ण पात्र हैं भुवन, गौरा, रेखा, हेमेंद्र, चंद्रमोहन, डॉक्टर रमेश। विषय वस्तु है व्यक्ति के विकसित आत्म को निरूपित कर न केवल स्वयं बल्कि औरों को भी स्वतंत्र होने का स्पेस देना। उपन्यास का नाम अगला है झूठा सच, जिसके उपन्यासकार हैं यशपाल। ये 2 भागों में है और पहला भाग 1958 में, दूसरा भाग 1960 में। ध्यान रखिएगा, ये सब इम्पॉर्टेंट उपन्यास हैं जो कि हर परीक्षाओं में लगे हुए हैं। इसके महत्वपूर्ण पात्र हैं तारा, जयदेव, कनक, गील, डॉक्टर आदि। विषय वस्तु है राष्ट्र विभाजन एवं त्रासदी का चित्रण, स्वातंत्र्योत्तर यथार्थ। अंतिम जो उपन्यास है वह है राग दरबारी, जिसके उपन्यासकार हैं श्रीलाल शुक्ल। प्रकाशन वर्ष 1968। महत्वपूर्ण पात्र इसके वैद्य जी हैं और शिवपालगंज गांव का जिक्र आता है इसी उपन्यास में। और विषय वस्तु इसकी है स्वतंत्र उत्तर भारत में, जो स्वतंत्रता के बाद का भारत है उसमें व्याप्त जो विकृतियां हैं, शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार है, उस पर व्यंग्यात्मक चलचित्र है। तो मित्रों, उम्मीद है आपके लिए यह वीडियो बहुत उपयोगी होगा। परीक्षाएं नज़दीक हैं और उसे ध्यान में रखते हुए हमने इस वीडियो को तैयार किया हुआ है, ताकि एक तरह से रिवीजन भी हो जाए आपका और महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो भी आपके सामने आ जाएं जो अब तक आपने नहीं ध्यान दिए होंगे। तो इन सब का एक अच्छा खासा नोट्स आप तैयार कर सकते हैं जो काफ़ी हेल्पफुल होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें रिवीजन भी होगा, कुछ नए तथ्य भी होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं।